एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि आपकी डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। अक्टूबर 5 और 6 में आपका ये एग्जाम होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी इंडिया ने सुपर 100 सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ लिंक्स गिवन है, व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है और इसी के साथ ही साथ आपके पास इंस्टाग्राम लिंक है। तो वहां से जाकर आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फो आप मिस ना कर दें। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। आज का ये सेशन आपका बेसिक फार्माकोलॉजी का है, जिसके अंदर हम बेस्ट 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स? इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत अच्छे तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्क्राइब करता है? द स्टडी ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, या फिर द स्टडी ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? फटाफट से आंसर करिए। सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी, द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी कि एक ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और किस तरीके से वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। इस सारी चीजों के बारे में पढ़ना फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। क्लियर? अगला सवाल। Which neurotransmitter is primarily associated with the inhibition of neuronal activity in the CNS, that is Central Nervous System? इनमें से कौन सा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड होगा न्यूरोनल एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर? डोपामाइन, सेरोटोनिन, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड दैट इज गाबा, या फिर ग्लूटामेट? क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका दैट इज सी, गाबा, गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड। ये जो होता है बेसिकली, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सीएनएस होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर न्यूरोनल एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? तो गामा हो जाएगा आपका सही आंसर। पार्किंसंस डिसीज प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? पार्किंसंस डिसीज जो होता है, जो कि ब्रेन की एक काफी गंभीर बीमारी है, वो किस पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, या फिर बेसल गैंग्लिया? मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सेरिब्रम आपका फोरब्रेन है, ठीक है, और सेरिबेलम जो होता है वो हाइंड ब्रेन होता है। इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कहां पर होता है। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन प्लस पोन्स एंड मेड्यूला को मिलकर बनाया जाता है, एंड लास्ट है बेसल गैंग्लिया। क्या होगा इसका सही आंसर? देखो सिंपल है, सादा सिंपल है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज बेसल गैंग्लिया। क्योंकि आपका जो ये होता है पार्किंसन डिसीज, ना तो ये फोर ब्रेन पर असर करता, ना तो ये हाइंड ब्रेन पर असर करता, और ना ही ये ब्रेन स्टेम पर असर करता है। मेन रीजन जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। The sympathetic and parasympathetic nervous system are divisions of. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो किसके डिवीजन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पेरिफेरल। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये नर्वस सिस्टम क्लासिफाई होता है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम दो तरीके का होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है। पीएनएसपी अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? इतना आसान होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। द माइलिन शीथ इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। अब ये जो माइलिन शीथ होती है, ये किसकी बनी हुई होगी? न्यूरॉन, एक्सोन, ग्लायल सेल, या फिर डेंड्राइट? हम दिखाते हैं कि ये माइलिन शीथ होती कहाँ है। मान लीजिए कि ये आपका एक प्यारा सा छोटू सा न्यूरॉन है और ये इसका एक्सोन है। एक्सोन के पीछे वाली तरफ एक्सोन टर्मिनल होता है।
अब एक्सॉन टर्मिनल जहां पर है उसके बीच वाला पार्ट यानी एक्सॉन, इसी के ऊपर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, इसी लेयर को माइलिन शीथ बोला जाता है। ये कंडक्शन में हेल्प करेगा, यानी जब इस जगह से सिग्नल आएंगे उसको इधर ट्रांसमिट करने में, जल्दी ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये किसका बना हुआ होगा, न्यूरॉन्स का, एक्सॉन्स का, ग्लायल सेल का, या फिर डेंड्राइट का। सही ऑप्शन जाएगा आपका सी, ग्लायल सेल, क्योंकि इसका कैसे बन सकता है, इनके तो ऊपर ये प्रेजेंट है, कॉमन सेंस वाली बात है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि जो माइलिन शीथ है दैट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ ग्लायल सेल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एपिलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एपिलेप्सी आपने देखा होगा किसी को, इनको क्या बोलते हैं, दौरे, अगर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, दौरे इनको बोला जाता है, एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब आप इनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट, सिजर्स, मेमोरी लॉस, क्रोनिक पेन। ऑप्शंस आपको देखने में सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से ये चीज रिपीट कर दूं कि आपको सबसे प्रेफरेबल आंसर को चूज करना है। यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, सीजर्स। ठीक है, सीजर जो होते हैं, सीजर्स जो है ये वो कैंची वाला सीजर नहीं है, ये दूसरे वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो दौरे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन कंडीशंस में। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, इंसुलिन, एसिटिलकोलिन, सेरोटोनिन, या फिर गाबा। ये तो आप तुम अभी पढ़कर आ रहे हो। एसिटिलकोलिन इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन जो इंसुलिन होता है दैट इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, हार्मोन है भैया, हार्मोन है। क्या है ये, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने वाला होता है। कहां से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में भी जो बीटा सेल्स होती हैं ऑफ आइल्ट ऑफ लैंगरहन, यहां से ही सिक्रीट होता है। इंसुलिन हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, याद रखिएगा। हाइपोग्लाइसेमिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है, यानी उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंसुलिन क्या ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ाती है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल बढ़ाती है। जब आपको ग्लूकोज कम करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यही यही काम होता है इंसुलिन का। ठीक है, इसी का एक और भाई है जुड़वा, लेकिन जो ऑपोजिट चलता है, ग्लूकेगॉन, वो उल्टा काम करता है, वो हाइपरग्लाइसेमिक है, वो उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, यानी वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ाता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कम करता है। वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा प्राइमरी ऑर्गन है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग के मेटाबोलाइजेशन के लिए, लिवर, किडनीज, लंग्स, या फिर स्टमक। सही ऑप्शन मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिवर। लिवर वो प्राइमरी ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग के मेटाबोलाइजेशन के। क्या होता है ड्रग मेटाबोलाइजेशन, मेटाबोलाइजेशन का मतलब तो जान ही रहे हैं, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर उसको सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाता है मेटाबोलाइजेशन। ड्रग के साथ भी यही होगा, है ना। अगर उसको एब्जॉर्ब करवाना है तो सिंपल है, पहले उसको मेटाबोलाइजेशन आपको उसका करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो आगे का जो प्रोसेस है वो आगे कर पाएगा। तो उस चीज के लिए आपका लिवर जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे चलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज फ्रॉम रिसेप्टर, डेंड्राइट, साइनेप्टिक वेसिकल्स, या फिर माइलिन शीथ। सवाल यह है कि जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहां से रिलीज करे जाते हैं, रिसेप्टर से, डेंड्राइट से, साइनेप्टिक वेसिकल से, या फिर माइलिन शीथ से। अब इसके लिए मुझे दो न्यूरॉन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो बना लेती हूँ पहले। ये एक है और ये आपका दूसरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाने जा रही हूँ।
क्लियर? मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैंने रेड वाले पार्ट से बनाया है, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, और ये ग्रीन वाले पार्ट से जो मैंने बनाया है, ये है आपके पास रिसेप्टर्स। बाकी इनको तो आप जानते ही होंगे, देखे देखे से लग ही रहे होंगे। साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होता है, यहीं पर फिल्ड होते हैं इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। मान लीजिए इधर से कोई सिग्नल आया। सिग्नल जब आता है तो जरूरी है कि हम इनके बीच में एक साइनेप्स बनाएं। जब यहां से कोई सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद एक्सॉन से होता हुआ वो एक्सॉन टर्मिनल के पास आता है। ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है इसको साइनेप्टिक लेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे हुए होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइनेप्स। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्टिवेट हुए, यहां से ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रिलीज हुए, साइनेप्टिक लेफ्ट को पार करके ये इन रिसेप्टर पे आकर बाइंड हो जाते हैं, और जैसे ही बाइंड होंगे ये दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये जुड़ा, साइनेप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में चलता रहता है जब तक कि आप जीवित हैं तब तक। समझे? तो क्या आप अब समझ आया कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होंगे? क्या अब आप बता सकते हैं कि कहाँ से सिक्रिएट होते हैं? रिसेप्टर, डेंड्राइट, साइनेप्टिक वेसिकल या फिर माइलिन शीथ। सही ऑप्शन जाएगा आपका साइनेप्टिक वेसिकल। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उसी के अंदर फील्ड है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which part of the brain is responsible for processing visual information? इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन का जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब या फिर फ्रंटल लोब? ये होते क्या है, पहले ये समझिए। हमारे ब्रेन के पास सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके पास 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फ्रंटल, दूसरा होता है पेराइटल, पेराइटल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है टेम्पोरल, एंड टेम्पोरल के एकदम पीछे वाली तरफ प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल। अब यहां पर जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दैट इज ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, आगे चलने से पहले ये है आपके सामने एक डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए एक बहुत ही रामबाण बुक। ये डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए उनकी तैयारी को और भी ज्यादा उम्दा बनाने के लिए फार्मेसी इंडिया ने लॉन्च की है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आपके पास सारे ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि आप एक बार अगर ट्राई कर लेंगे, 2 बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तीसरी बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इसको मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर जो लिंक गिवन है वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ आप जो सामने ये नंबर्स गिवन है, यहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, तो और ज्यादा इन्फो के लिए आप फार्मेसी इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं। What is the primary mechanism of action of एंटी ड्रग्स? सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मैकेनिज्म है एक्शन का एंटी ड्रग्स का? स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ डोपामिन रीअपटेक, ब्लॉकेड ऑफ डोपामिन रिसेप्टर या फिर एनहांसमेंट ऑफ सेरोटोनिन रिलीज? एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, दैट इज ब्लॉकेड ऑफ डोपामिन रिसेप्टर। जो डोपामाइन क्या है भैया? न्यूरोट्रांसमीटर है। रिसेप्टर उसके दूसरे पोस्ट न्यूरॉन पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसी को ब्लॉक कर देंगे, सिंपल है कि जो डोपामाइन जाकर वहां पर नहीं बाइंड हो पाएगा, है ना? तो ये कंडीशंस होती है, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। What is the primary mechanism of action of statins? Inhibition of cholesterol synthesis, inhibition of blood clotting, inhibition of prostaglandin synthesis या फिर inhibition of angiotensin converting enzyme। जो आपके स्टेटिन्स होते हैं उनका MOA यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, दैट इज इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर सके, इनहिबिट कर सके पूरी तरीके से। क्लियर? तो सही ऑप्शन जाएगा आपका ए।
What is the primary MOA of anticoagulants? Inhibition of vitamin K, inhibition of platelet aggregation, inhibition of thrombin या फिर inhibition of fibrinolysis। अब यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकना। क्या होता है देखो सुनिए, जैसे ही आप कोई भी एंटीकोगुलेंट आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब पहले ब्लड फ्लो समझिए कि कैसे होता है। मान लीजिए मेरे इस हाथ पर चोट लगी है ना, हाथ पर जैसे ही ब्लड निकलना शुरू होता है वैसे ही आपकी जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो ब्लड क्लोटिंग कैस्केड शुरू कर देती है। जैसे ही ब्लड क्लोटिंग कैस्केड शुरू होता है प्लेटलेट दौड़कर इस जगह पर आएंगी, क्लोट बना लेंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाती है ना, क्लोट होता है वो। अगर आप एंटीकोगुलेंट डाल लेते हैं अपनी बॉडी में तो ये जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है, इकट्ठा होना है, जिसकी वजह से वो क्लोट का फॉर्मेशन कर रही थी, उसी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। यही काम होता है एंटीकोगुलेंट का। समझ आ गया होगा, क्लियर है? आगे चलते हैं। The area of the brain responsible for regulating body temperature, hunger and thirst is the। कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि टेम्परेचर, भूख प्यास सारी चीजों को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर ब्रेनस्टेम? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सही ऑप्शन जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। अब मैं आपको बता दूं कैसे याद करना है। हाइपोथैलेमस एक इकलौता ऐसा पार्ट है जो कि होम्योस्टेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब होम्योस्टेसिस तो आप जानते ही होंगे, जब आप बाहर के सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के हर एक चीज को मेंटेन करना सीख जाते हैं, उसको होम्योस्टेसिस बोला जाता है। हमारे अंदर होम्योस्टेसिस है, हम कहीं भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होम्योस्टेसिस नहीं होता है, अगर उनका आप बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा भी चेंज कर देंगे उनकी डेथ हो जाती है ना, क्योंकि उनकी बॉडी वहां पर अडेप्ट नहीं हो पाती है, सरवाइव नहीं कर सकती है ना। और भूख प्यास के लिए तो इसके पास पर्टिकुलर न्यूक्लियाई होती ही है, कब कितनी भूख लग रही है, कितनी प्यास लग रही है, क्या खाने का मन कर रहा है ना, तो ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस देखता है। हाइपोथैलेमस आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है इसका जो साइज होता है ना, कितना होगा, आलमंड जितना, एक बादाम जितना, बस इतना सा होता है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर 10, 12, 20 या फिर 13, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं बोलो? देखो याद करने के लिए एक ट्रिक है, फ्रेशर्स, पार्टी, टुनाइट, कम, लेट्स सिंग एंड कॉल, सीनियर्स, प्लीज हैव फन। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आंसर शुड बी 13। अब आप में से कुछ के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैंने 5 के बाद 7 क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा ही होता है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। 5 के बाद आप हमेशा 7th को ही काउंट करते हैं, 6th नंबर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एफ से बनता है फाइब्रिनोजेन, पी से बनता है प्रोथ्रोम्बिन, टी से बनता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी से बनता है कैल्शियम, एल से बनता है लिबाइल फैक्टर, एस से बनता है स्टुअर्ट फैक्टर, देन एस से बनता है स्टेबल फैक्टर, ए से बनता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सी से बनता है क्रिसमस फैक्टर, एस से बनता है स्टुअर्ट फैक्टर, पी से बनता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन एच से बनता है हेजमेन फैक्टर एंड एफ से बनता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये है हमारे पास टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स, और अगर एक भी यहां से हट जाए तो आपका पूरा ब्लड क्लोट कैस्केड जो होता है वो अफेक्ट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। Which one of these blood groups is a universal recipient? इनमें से कौन सा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर किसी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है? ओ, ए, बी, बी या फिर ए? इनको तो काट दो, इनका कुछ लेना देना नहीं। और ए बी की बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है।
एंटीबॉडी वो है जो कि बाहर से आने वाली चीजों से लड़ाई करती है। लेकिन अगर मेरी ब्लड ग्रुप ए बी है और मेरे अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो बाहर से कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं लड़ेगा। तो सही ऑप्शन आपका ए भी हो जाएगा, किसी भी ब्लड वाले से वो ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बी। समझ आया, रीजन समझ आया, इजी है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोटिंग फैक्टर, इनमें से कौन सा एक क्लोटिंग फैक्टर नहीं है? प्रोथ्रोम्बिन, सी ए यानी कैल्शियम, प्रोकन्वर्टिन या फिर एल्ब्यूमिन। सही ऑप्शन जाएगा आपका डी, दैट इज एल्ब्यूमिन, क्योंकि ये एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, क्योंकि ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कोई भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विच वॉल्व रेगुलेट्स ब्लड फ्लो बिटवीन द राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी वॉल्व होती है जो कि आपके राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच का जो ब्लड फ्लो होता है उसको रेगुलेट करती है? माइट्रल, ट्राइकस्पिड, अरोटिक या फिर नन ऑफ दिस। सिंपल है, दो तरीके की वॉल्व होती है हमारे पास, आंसर मुझे आप बताएंगे तब तक। दो वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी? ऑट्रियो वेंट्रिकुलर एंड सेमिल्यूनार। तो सेमिल्यूनार को तो छोड़ दीजिए, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसका मतलब हम अरोटिक को यहाँ से हटा सकते हैं। बात हो रही है माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। माइट्रल का एक और नाम है बाइकस्पिड। ठीक है, लेफ्ट वाली तरफ बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट वाली तरफ आपकी ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, है ना। अब छत, ऊपर छत है नीचे छत है, मतलब ऊपर रूम है नीचे रूम है, ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ तो होगा, सीढ़ी होगी, गेट होगा, दरवाजा, खिड़की, कुछ तो होगा, है ना, वही होता है वॉल। ठीक है, ये होता है। ट्राइकस्पिड क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तीन फ्लैप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओपन होंगे जब ब्लड आ रहा होगा, फिर बंद हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो रुक जाए। अब क्यों होते हैं ये? टू प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, लास्ट सवाल, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है? कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या फिर सबलिंगुअल आर्टरी। कैरोटिड, कोरोनरी एंड सबलिंगुअल तीनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी, लेकिन इनमें से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ऐसी इकलौती आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, है ना। ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट होगा। क्लियर, समझ आ गया है? ये होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और इसी के साथ हमने आज की इस सेशन में भी कंप्लीट कर लिए हैं अपने बेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन, एंड आई होप ये सारे सवाल आपके दिमाग में बस गए होंगे। इसको बसा लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और मिलेंगे अगली क्लास में, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।